साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या राहुल गांधी को जेन जी यानी युवा शक्ति प्रधानमंत्री बना देगी? सीधा सा सवाल है और तीखा भी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से राजस्थान के कोटा से लेकर उत्तराखंड के देहरादून और आज इलाहाबाद के केपी ग्राउंड में जिस तरह से युवा समस्याओं को लेकर के नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और युवा उनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि युवा एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में लाने जा रहा है? जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में जेन जी ने कमाल किया और सत्ता पर कब्जा करके तख्ता पलट कर दिया था, क्या वैसा कुछ भारत में दिखाई दे रहा है? या फिर 2029 लोकसभा चुनाव में नया कुछ करने के लिए यानी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जेन जी राहुल गांधी के साथ गलबहियां कर रहा है? और राहुल गांधी जितना तवज्जो दे रहे हैं युवाओं की समस्याओं का, युवाओं की नौकरियों का, युवाओं की शिक्षा का और युवाओं के पेपर लीक का, हमें लगता है कि आज की तिथि में कोई भी राजनेता इतना नहीं सक्रिय है युवाओं को, जेन जी को लेकर के, जितना राहुल गांधी सक्रिय हैं, मुखर हैं और सत्ता से सवाल कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से आंदोलनरत छात्रों और युवाओं को लहूलुहान किया गया था, उससे संबंधित सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं कि किसकी अनुमति से पुलिस के जवानों ने, आरएसएस के गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने जो सादी वर्दी में, सादे लिबास में आकर डंडे चला रहे थे, और वह डंडे ऐसे वैसे नहीं जिसमें कील जड़े हुए थे, और उस कील की वजह से युवाओं का कितना लहूलुहान हुए, इसे आपने देखा होगा। तो यह सवाल एक ज्वलंत प्रश्न होकर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह संसद में तो आते हैं, लेकिन लोकसभा जहां पर अधिवेशन होता है, जहां पर सत्र चल रहा है, वहां पर उनकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि हम कैसे जवाब देंगे और क्या जवाब देंगे जब युवाओं से संबंधित सवाल सांसद लोग, विपक्ष पूछेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरा तंत्र को जिस तरह से जेन जी ने हिला दिया है, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल रही है। सिर्फ जेन जी की ही नहीं, बल्कि जेन जी का समर्थन करने के लिए इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या जेन जी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। इससे नरेंद्र मोदी और शाह बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, साथ में आरएसएस भी बौखलाया हुआ है। हमें लगता है कि आज इलाहाबाद में जिस तरह से राहुल गांधी ने जेन जी को संबोधित करते हुए सिर्फ युवाओं की पेपर लीक की समस्या नहीं, बल्कि ओबीसी जातीय गणना जो उनकी पुरानी मांग थी, उसे भी जिस तरह से मुखर होकर के उठाया और एक ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी छात्र को सामने ला करके उससे सवालात किए गए और उन सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें बताया गया कि आपकी भागीदारी कहाँ है। कुल 73% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इस देश में हैं, यानी बहुजन समाज या मूल निवासी समाज लगभग 75%, राहुल गांधी के शब्दों में 73% इस देश में है। और
जनसंख्या के मामले में तो उसका संख्या बल है, लेकिन सत्ता में, सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, न्यायालय में, कोर्ट में उसकी संख्या नगण्य है। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों का नाम लिया जहां पर बिल्कुल 1% भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं हैं। तो कहने के लिए यह लोकतंत्र है, बल्कि ब्राह्मणों, ठाकुरों और क्षत्रियों का राज चल रहा है, सवर्ण जातियों का राज चल रहा है, और वह अपनी मनमर्जी से ठसक के साथ जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी का दोहन कर रही है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करके गुलाम से ज़्यादा बदतर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जब इसे आरक्षण के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी को आवंटित करके संविधान के मुताबिक वीपी सिंह ने प्रयास किया पहली बार, तो उन्हें भी इन लोगों ने घेर लिया था। और उस समय जितना बड़ा मंडल आयोग का खिलाफत करने वाला आंदोलन हुआ था, कमोबेश कुछ वैसा ही आंदोलन आज भी आरक्षण के खिलाफ और आरक्षण के पक्ष में खड़ा है। आरक्षण के पक्ष में ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के सभी लोग हैं, यहाँ तक कि जिन्हें जॉब नहीं चाहिए, जिन्हें शिक्षा नहीं चाहिए, जो बुजुर्ग हैं या युवाओं से ज़्यादा अधेड़ हैं, प्रौढ़ हैं, वह लोग भी युवाओं के साथ इस मामले पर खड़े हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इन्हें शिक्षा के साथ साथ नौकरियां मिलनी चाहिए, और शासन में, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट में, अदालत में, पुलिस में, सेना में, हर जगह इनकी उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे सवर्ण जातियों के लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो आरएसएस के इशारे पर चल रही है, वह कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी, एससी, एसटी को उनके संख्या बल के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए या उन्हें उनकी जातीय गणना की जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से फंस गए हैं, राहुल गांधी के चक्रव्यूह में उन्होंने एक बार तो घोषणा कर भी दिया था कि हम ओबीसी जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक ओबीसी जनगणना का नाम नहीं लिया और अभी कराने की कोई उम्मीद भी नहीं है। 2027 के लिए रोड मैप बनाया गया था कि जनगणना शुरू होगी तो उसमें ओबीसी की गिनती की जाएगी, लेकिन वह जनगणना कब लागू होगी और कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी और कब ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक और अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, अभी कुछ भी नहीं पता। तो जेएनजी को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से पश्चिम भारत यानी राजस्थान से शुरू करके पूरब भारत, इलाहाबाद तक और उत्तर में देहरादून तक पहुंच चुके हैं, हमें लगता है कि पूरे भारत में जेएनजी को लेकर राहुल गांधी सभा सम्मेलन करेंगे, आंदोलन शांतिपूर्ण करेंगे, तभी नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है। जिस दिशा में गाड़ी जा रही है, ट्रैक पर है, हमें लगता है कि राहुल गांधी समझ गए हैं कि अब चुनाव के बल पर सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि चुनाव से संबंधित सभी तंत्र नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित हो गए हैं और चुनाव आयोग मैनेज हो करके अगर नरेंद्र मोदी और शाह के दिखाए रास्ते पर या कठपुतली के रूप में काम कर रहा, और कमोबेश सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत से फैसले ऐसे हुए हैं पिछले महीनों, पिछले दिनों, जिसमें साफ साफ झलकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी डरते हैं अमित शाह से, क्योंकि वह जज ही था जिसका कत्लेआम अमित शाह ने किया था। हम बात कर रहे हैं सीबीआई जज जस्टिस लोया, जिनका कत्लेआम हुआ था और यह बता दिया गया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है।
तो इसलिए जज भी हिल गए हैं अपनी जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह के पक्ष में हर फैसले को सुना रहे हैं। ऐसा आज से नहीं, हमें लगता है कि ये 2014 से ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और 2016 में तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके सामने आते हैं, सड़क पर उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। न्यायपालिका जो सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र का, वह खतरे में है। लेकिन उन्हीं जजों को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मैनेज किया और रिटायर्ड होने के बाद जिस तरह से उन्हें लाभ के पद पर भेजा, हमें लगता है कि कमोबेश वही सब अब भी हो रहा है और अदालतें 2014 से लेकर अब तक जिस तरह के फैसले सुना रही हैं उस पर अविश्वास तो होता ही है। संक्षेप में कहें तो पूरा तंत्र, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आईटी जो एक स्वायत्त संस्थान है संविधान के द्वारा, सीबीआई, ईडी, आईटी, चुनाव आयोग, बूथ लेवल के अधिकारी और जितने भी पुलिस ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पूरा तंत्र नरेंद्र मोदी के पक्ष में इन्हें जिताने के लिए अब खड़ा हो गया है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हार हुई और बैसाखियों पर आ गई, उससे यही सबक लिया है कि अब कोई भी चुनाव नहीं हारना है। तो चुनाव के द्वारा नरेंद्र मोदी को अब नहीं हटाया जा सकता है, यह बात बच्चे बच्चे को पता चल गया है। विपक्ष को, राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन को तो बहुत पहले पता चल गया था। इसलिए अगर राहुल गांधी जेएनजी को एकजुट करके आंदोलन करने और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है या लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। संविधान खत्म करने का इनका इरादा तो 2024 में ही पता चल गया था, जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। तो इनकी संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान की जगह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मनुस्मृति को लागू करने की घुट्टी आरएसएस ने जो पिला रखी है नरेंद्र मोदी और शाह और बीजेपी को, वह घुट्टी कभी कभी सतह पर आ जाती है और इन्हें लगता है कि अब अगर हम राज नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना संविधान को खत्म कर दिया जाए, क्यों ना लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए और राजतंत्र लागू करके हमेशा हमेशा राज किया जाए। लेकिन शायद इन्हें यह नहीं पता है कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान की डिजाइन कुछ इस ढंग से की गई है कि उसे नरेंद्र मोदी, शाह और मोहन भागवत क्या, पूरा भगवा गैंग और पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र लग जाए तब भी संविधान और लोकतंत्र का बाल बांका नहीं कर सकता। कमजोर जरूर कर सकता है लेकिन मौत की नींद नहीं सुला सकता है। यह बात नरेंद्र मोदी को पता है, यह बात अमित शाह को, मोहन भागवत को पता है। इसलिए अब 2/3 बहुमत जो इकट्ठा कर रहे थे कुछ समय पहले तक की लोकसभा में 2/3 बहुमत बना करके संविधान को खारिज कर दिया जाए या संविधान को डस्टबिन में डाल दिया जाए। अगर लोकसभा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल हो जाए और राज्यों में तो 2/3 बहुमत हासिल हो ही गया है, लेकिन वह सब खटाई में पड़ गया क्योंकि अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और शरद पवार जैसे नेताओं ने जिस तरह से
मैनेज किया और इनके एमपीज को तोड़ने, अपना संख्या बल बढ़ाने का काम जिस तरह से इन्होंने किया, हमें लगता है कि वह पीछे कदम हटा लिए और कभी भी अब आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे और न हिंदू राष्ट्र का नाम लेंगे और न संविधान को ख़त्म करने के बारे में कोई घोषणा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी और जेएनजी और राहुल गांधी वही करेंगे जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वही भारत में भी होगा। इस बात का डर इन्हें हो गया है, इसलिए यह पसोपेश की स्थिति में है और इतना सदमे में आ गए हैं कि 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हुआ है। छात्र आंदोलन और छात्रों को कुचलने, दबाने, उनके आंदोलन को तहस नहस करने का इनका इरादा खत्म हुआ और छात्रों के ऊपर की गई क्रूरता, बर्बरता, लहूलुहान करने की इनकी प्रवृत्ति पर जब सवालिया निशान सिर्फ विपक्ष ही नहीं, राहुल गांधी ही नहीं, जेएनजी ही नहीं, पूरा देश उठा रहा है, तब इनकी हालत पतली हो गई है और यह लोकसभा में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जिस दिशा में चल रहे हैं वह सही है? और राहुल गांधी जिस तरह से जेएनजी को साथ लेकर के रणनीतियां बना रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्या वह सफल हो सके हैं? ध्यान रहे कि 1974-75 में भी समग्र क्रांति हुई थी। जयप्रकाश नारायण के द्वारा समग्र क्रांति की शुरुआत पटना से हुई थी, जिसमें युवाओं की भागीदारी थी और वह क्रांति पटना से चलकर दिल्ली पहुंचती है और इंदिरा गांधी की सरकार की चूलें या नींव हिला देती है। 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी है। लगभग 76 साल हो गए, लगभग 51 साल हो गए। क्या इतिहास अपने को फिर से दोहरा रहा है? जो तानाशाही रवैया इंदिरा गांधी की था 1974-75 में आपातकाल के समय, वही तानाशाही रवैया अगर नरेंद्र मोदी आज अपनाए हुए हैं और युवा एकजुट हो रहे हैं और देश के कोने कोने में जा कर के सभा सम्मेलन करके देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और यह घंटी कब अगले चरण में नरेंद्र मोदी के सत्ता के लिए खतरा बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दे दिया है कि यह सरकार 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।